Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field. As you know that we are discussing about the language across the curriculum, which is fourth paper in B.Ed course, and we have already discussed many elements, and now we will discuss the rest of the elements, and after this lecture your second unit will be complete. And today's topic is multilingualism as a resources and strategies. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में एंड एक व्यूह रचना के रूप में। व्यूह रचना किसको बोलेंगे? एक विधि के रूप में, ठीक है ना। इसको हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की जा सकती है, ठीक है। इसको हम यहां से चलते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म होती क्या है, ठीक है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म होती क्या है, मीनिंग देखते हैं। देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ पावरफुल लिंग्विस्टिक फेनोमेनन which evolves from the need to communicate across speech communities, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब एक पावरफुल लिंग्विस्टिक फिनोमेना होता है, यानी कि एक लिंग्विस्टिक फिनोमेना का मतलब होता है कि हर लैंग्वेज में आप उसकी लिंग्विस्टिक यानी क्या कहते हैं, आपका जो है साइंटिफिकली जो आपकी लैंग्वेज की पावर होती है वो आप जानते हो किसके थ्रू से, हर अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू से आप उसकी जो साइंटिफिकली नॉलेज होती है वो जानते हो। यहां देख सकते हो दूसरा डेफिनेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू स्पीक इन मोर देन वन लैंग्वेज। सिंपल है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज बोल पाना, इतने सारे लैंग्वेजेस बोल पाना जो एक से ज्यादा बोल पाते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीलिंगुअलिज्म किस पर्सन को कहा जा सकता है? सपोज दैट कि ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या उसको कह सकते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कहते हैं समझ सकते हैं, वो रीड लिख नहीं सकते हैं, क्या उसको बोल सकते हैं? तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक होता है एक्टिवली पोर्शन, दूसरा होता है क्या कहते हैं एक्टिवली पोर्शन में हम क्या चीजें देखते हैं, देखिए यहां पर। लेकिन जो बोल पाता है, लिख पाता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से एकदम उसमें ये है, आप पूरी तरीके से मास्टरी है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक ऐसे पर्सन को बोला जाएगा जो स्पीक कर पाता है, बोल पाता है, जो राइट कर पाएगा, लिसनिंग कर पाएगा, रीडिंग कर पाएगा और परसीविंग यानी कि उसको रियलाइज कर पाएगा। सपोज दैट कोई वर्ड बोला जा रहा है तो उसको परसीव कर पा रहा है, इसको क्या बोला जाएगा? अगर वो समझ लेता है, परसीव भी कर पा रहा है तो उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाएगा। इतना समझ में आया? यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म उस पर्सन को कहेंगे जो एक भाषा से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है। अब मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको बता देता हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो पूरा का पूरा किस पे है? बहुत भिन्न भिन्न की यहां पर जातियां हैं, और जब 50 तरह की जातियां हैं तो 50 तरह के लैंग्वेजेस भी बोले जाते हैं। तो लैंग्वेजेस 50 तरह की बोले जाने पर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। ये क्या लड़ाई लड़ी जाती है कि हमें जो है हमारे भाषा के बिहाफ पर हमें अलग कर दिया जाए, भाषा के बिहाफ पर हमें क्या कहते हैं ये संविधान दिया जाए। तो ये सारी जो इन सारी चीजों का जो समाधान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीलिंगुअलिज्म को अपना करके ही किया जा सकता है। इसीलिए बहुभाषिता को सरकार ने क्या कहते हैं 1967 में, सरकार ने 1967 में त्रिभाषा सूत्र दिया था। 1956 में द्विभाषा का सूत्र चलता था। लेकिन जब ये देखा गया कि अभी भी मल्टीलिंगुअलिज्म अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए सरकार ने 1967 में बहुभाषिता को देखते हुए किसका सूत्र दिया? एक त्रिभाषा सूत्र दिया, यानी कि आप जो है त्रिभाषा बोल सकते हो। अब त्रिभाषा में कौन कौन सी भाषाएं आप क्या कहते हैं सम्मिलित कर सकते हो? देखो, तीन तरह की लैंग्वेजेस हमारी तरफ होता है। एक क्या होता है? राष्ट्र क्या कहते हैं राष्ट्र भाषा होता है, दूसरा राज्य भाषा होता है, और तीसरा क्या होता है? संपर्क भाषा होता है। तो तीन तरह के लैंग्वेजेस आपको बोलने के लिए दिया जाता है। आपका एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा, दूसरा एक राज्य भाषा हो जाएगा, एक नेशनल भाषा हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस क्षेत्र में रहते हो, किस क्षेत्र के लैंग्वेज को अपनाते हो, और कौन कौन सी भाषाएं आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है। अगर मैं आपके इंडिया की बात करूं तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं होनी चाहिए? आपकी हिंदी भाषा होनी चाहिए, संस्कृत भाषा सेकंड में, अन्य भाषा पहली। अगर राज्य भाषा की बात करें तो आपका अगर हिंदी है तो सेकंड में आपका संस्कृत भाषा होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ही सारे आपकी जो है संस्कृति छुपी हुई है, हर तरह का कल्चर छुपा हुआ है, हर तरह की एक, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जितनी भी रामायण है, गीता है, महाभारत है ना, उसके अलावा ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितनी भी चीजें लिखी गई ये सब किस में है? संस्कृत में है। तो ये सेकंड लैंग्वेज में आपको संस्कृत चुनना चाहिए, और थर्ड लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज चुनना चाहिए बहुत ज्यादा डेवलप है। तो ये आप जानते हो, अब ये समझ में आ गया कि बहुभाषिता को ही अपना करके एक टीचर जो है अपने दुनिया को ब्रॉड कर सकता है ना, अपनी चीजों को एक लैंग्वेज को समझाते हुए दूसरे लैंग्वेज में आसानी से स्विच कर सकता है। अभी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो, ठीक है।
आप इसको मैं समझाता हूं, देखो आप इसको समझो कि किस तरीके से बहुभाषिता को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप यहां पे देखो, देखो एक वर्ड है आपके बीएड में, यहां पर मीनिंग समझ में आ गया आपको। देखिए यहां पर आप देखो, यहां पर आपको मीनिंग समझ में आ गया। बहुभाषिता का क्या मतलब होता है? बहुभाषिता का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो एक भाषा से ज्यादा भाषा बोल सकता हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अब आपको एग्जांपल देता हूं। देखो एक वर्ड होता है आपके बीएड में, क्या होता है? एक वर्ड होता है कॉग्निटिव। एक वर्ड होता है आपके बीएड में कॉग्निटिव। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में संज्ञान बोलेंगे। अगर इसको उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में इसको वाकफियत बोलेंगे। और इसको फारसी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो शनाख्त बोलेंगे। और उसको अगर अरबी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरबी में बोलेंगे अल इदराक, ठीक है ना। देखो कॉग्निटिव एक वर्ड है और एक ऐसा टीचर है जो इतनी सारे लैंग्वेजेस को जानता है, ठीक है ना। तो अगर वो इतनी सारे लैंग्वेजेस को जानता है, जैसे कि आपने पढ़ाया कॉग्निटिव, एक बच्चे ने कहा सर हिंदी में क्या कहेंगे, तो मैंने समझाया कि संज्ञान। एक बच्चे ने कहा कि सर उर्दू में क्या कहेंगे, तो हमने कहा वाकफियत। और एक बच्चा था फारसी का, तो उसने कहा सर फारसी में क्या कहेंगे, तो हमने कहा शनाख्त। एक बच्चा अरबी का था, तो अरबी वाले ने कहा कि सर इसको अरबी में क्या कहेंगे, तो हमने कहा अल इदराक। तो ये जो लैंग्वेज की जो क्या कहते हैं स्विचनेस है, यानी कि एक टीचर अगर इतने सारे लैंग्वेजेस को जानता है तो वो सारी चीजों को बहुत इजीली पढ़ा सकता है और अपने लैंग्वेज को क्या कर सकता है? एक इफेक्टिवनेस स्पीच बना सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने समझा कि इसमें क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। अब आप यहां पर समझो इसकी नीड्स किस तरीके से होती है, इसमें नीड्स किस तरीके से अप्लाई होती है। देखो पहला होता है पर्सनल ग्रोथ। अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म पर्सन हो तो आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। दूसरा होता है आपका रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स। अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म जानते हो तो एक कल्चर के अलावा दूसरे कल्चर को भी आप जानोगे पढ़ करके, तो उसकी आप रिस्पेक्ट भी करोगे। उसके बाद क्या होता है आपका जॉब मोबिलिटी। जॉब मोबिलिटी का मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म को ही आगे रखा जाता है। आप जब भी जॉब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर देखा जाएगा, क्योंकि आपके क्लास में बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं ना। आपके क्लास में कोई हिंदी मीडियम से, कोई उर्दू मीडियम से, कोई क्षेत्रीय भाषा के मीडियम से पढ़ा हुआ है। तो ये अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म पर्सन हो तो आपकी जॉब मोबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है, जॉब क्या कहते हैं आपका प्रेफरेंस भी ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अब्रॉड स्टडी। अब्रॉड स्टडी की बात करें तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया अगर आपको मल्टीलिंगुअलिज्म है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद है आपका इंक्रीज वोकेबुलरी एंड इफेक्टिवनेस स्पीच। अगर आपका मल्टीलिंगुअलिज्म आपको आता है तो आप क्या करोगे? एक अपने वोकेबुलरी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो और उसके बाद इफेक्टिवनेस स्पीच आप अपने स्पीच क्या कहते हैं लेक्चर में ला सकते हो। इतना समझ में आया? अभी आप समझो इसको समझो कि मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में एक तो मैंने बताया कि आपके संविधान ने क्या कहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म को देखते हुए त्रिभाषा सूत्र को अप्लाई किया है। उसके अलावा आपने सुना होगा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो सन 2005 में आया था। इन्होंने मल्टीलिंगुअलिज्म को पूरी तरीके से अप्लाई करने की बात की है। यह कहते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स एंड एज अ स्ट्रेटेजी, ठीक है, एज अ संसाधन और एज अ क्या कहते हैं संसाधन। और उसके बाद है कि आपका व्यूह रचना के रूप में, व्यूह रचना स्ट्रेटेजी को बोलते हैं, यानी कि विधि के रूप में इसको अपनाना चाहिए। देखो पहला जो यहां पर अब हम जो डिस्कस करेंगे एज अ रिसोर्स, आपके जो सिलेबस में है वो लिखा हुआ है कि एज अ रिसोर्स और एज अ स्ट्रेटेजी किस तरीके से पढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म समझ में आ गया, एज अ रिसोर्स समझते हैं और एज अ स्ट्रेटेजी समझेंगे। पहले एज अ रिसोर्स समझते हैं। एज अ रिसोर्स में सबसे पहला पॉइंट होगा टीचर होगा, ठीक है। मल्टीलिंगुअल टीचर, देखो इसको, मल्टीलिंगुअल टीचर कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। दे कैन टीच अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। अगर मल्टीलिंगुअलिज्म वाला टीचर है तो वो किसी भी सब्जेक्ट को पार्टिकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ा सकता है। जैसे मैंने यहां बताया ना आपको कि अलग अलग बच्चे आपके क्लास में बैठे होते हैं, तो अलग अलग बच्चों को आप अगर पढ़ा नहीं पाओगे, आपको अगर नहीं आती है मल्टीलिंगुअलिज्म, तो आप कैसे बता पाओगे? अगर सपोज दैट आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी वाले ने कहा सर क्या कहेंगे कॉग्निटिव को, तो संज्ञान बोल दोगे आप। तो ये चीज आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद पहला पॉइंट था टीचर के अकॉर्डिंग, रिसोर्स में टीचर के अकॉर्डिंग ये किस तरह से यूजफुल होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को अदर लैंग्वेजेस में वो पढ़ा सकता है। दूसरा होता है बेनिफिशियल फॉर स्कूल अथॉरिटी। स्कूल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग दे कैन यूज टीचर्स एज रिसोर्स एंड कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट। डाइवर्स स्टूडेंट जो बैठे होते हैं आपके क्लास में, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो इतने सारे लैंग्वेजेस को जानता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे सुपर टास्किंग। सुपर टास्किंग क्या कहता है? मल्टीलिंगुअल प्रमोट्स सुपर टास्किंग विच इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग, फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग दैट अलाउ पीपल टू स्विच फ्रॉम वन टास्क टू एन अदर टास्क। इजी है, ठीक है ना। अगर मल्टीलिंगुअलिज्म टास्किंग की बात करें तो अगर मल्टीलिंगुअलिज्म आपको आती है ना, बहुभाषिता आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो, तो यहां पर क्या होगा, बहुभाषिता बोलने के तौर पर आप क्या करोगे, आप बहुत इजीली एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच कर पाओगे बहुत इजीली। अगर आपको आएगा तो किसी भी लैंग्वेज को कैसे भी आप मोड़ दोगे, किसी भी लेक्चर को कैसे भी आप मोड़ के किसी भी लैंग्वेज में आप उसको बहुत इजीली तरीके से समझा पाओगे। तो ये था आपका रिसोर्सेज। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका स्ट्रेटेजी किस तरीके से होता है। देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म को आपने एज ए रिसोर्सेज देखा है ना, यानी कि वही रचना के तौर पर अब देखेंगे, यानी कि स्ट्रेटेजीज के रूप में अब देखेंगे कि वो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजीज यानी कि व्यूह रचना के रूप में किस तरीके से होगा। पहला इसका पॉइंट होता है टीचर कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेज टू टीच एनी टॉपिक्स। अगर वो मल्टीलिंगुअलिज्म जानता है तो टीचर कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेज टू टीच एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज को अप्लाई करके अपना जो है टॉपिक को पढ़ा सकता है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि टीचिंग जो है एक बहुत बड़ी कला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से पढ़ाओगे कि बच्चा बहुत इजीली वे में उसको समझ पाएगा। दूसरा पॉइंट आपका, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर एक्टिव एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पर पढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लेक्चर जो होगा, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो होगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, टीचर कैन यूज क्या कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफ स्टूडेंट्स टू टीच एनी सब्जेक्ट। रीजनल लैंग्वेज पढ़ा सकते हो। सपोज दैट मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया हिंदी में, जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज से समझते थे उसको रीजनल, जैसे कि अगर केंद्रीय विद्यालय जो होता है एक बहुत बड़ी एजुकेशन संस्था जो है, वो सबसे पहले जब आपकी जो वहां पर क्या कहते हैं बहाली होगी ना, तो सबसे पहले वो आपको कहां पर एक बहुत क्या कहते हैं ट्राइबल क्षेत्र में आपको भेज देता है, जहां पर लोग नहीं जानते, हिंदी बोलना नहीं जानते, इंग्लिश तो बहुत बात है। तो वहां पर क्या होता है, आपको अगर रीजनल लैंग्वेज आ रही होगी तो भी आप उसको पढ़ा पाएंगे, तो रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ा पाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपसे बच्चा पूछे तो आप उसको अच्छे तरीके से बता पाओ। इसको मल्टीलिंगुअलिज्म एक टीचर का ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, एक्टिविटीज ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, ये कहता है कि ये जो एक्टिविटीज है, कोई भी आपका जो स्कूल में एक्टिविटीज होगा, उन सारे एक्टिविटीज को डिफरेंट लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आपसे कहता है, टू एनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। टू एनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एनहेंसिंग द, देखो स्ट्रेटेजीज जो होता है, जो विधियां जो होती है, मेथड जो होता है, वही रचना जो होता है, ये क्या करता है, ये हमारे स्किल्स को एनहेंस करता है, कॉग्निटिव थॉट को एनहेंस करता है, और टीचिंग का जो इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इसको भी एनहेंस करता है। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। रिसोर्स मानव के रिसोर्स से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीलिंगुअलिज्म आपको आएगा तो एक दूसरे कंट्री से आप जुड़ोगे, है ना, क्या कहते हैं, आपका सामाजिक क्लोजनेस होगा। तो ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हो। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की अगर क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।